our YouTube channel, that is Bright Beginnings with JS Yadav. Now JS sir promised to you started for 12th biology classes. So here it is introduction class for today's कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, कितनी यूनिट्स है आप लोगों के और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट जो 12th में है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट जो है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन वो कट है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग है 12th में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पहला जो चैप्टर है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स है। इसी में थर्ड चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये तो आपको फर्स्ट यूनिट पढ़नी पड़ेगी। इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो आएंगे या तो आपके इसमें जो पढ़ोगे फ्लावरिंग प्लांट में आप ओवरी और स्टेमन एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, सीड कैसे फॉर्म होते हैं उनमें से एक, इसमें से कैसे ऑटोगैमी होती है, कैसे सिनगैमी होती है उसके बारे में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप मेल और फीमेल जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है उसका फर्टिलाइजेशन इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, गैस्ट्रेशन पीरियड, ये सब पढ़ेंगे। थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपकी कंप्लीट फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट के बारे में आप पढ़ोगे दैट इज जेनेटिक्स। सेकेंड यूनिट है आपकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे पहले मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ोगे आप बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे इसमें, और थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। तो इसमें पहले आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज वगैरह, इनहेरिटेंस कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे सेकंड में पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आरएनए डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तीसरा है आप पढ़ोगे इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब हमारा जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, फर्स्टली क्या बने होंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़ोगे आप और पढ़ोगे इसमें एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चार्ल्स डार्विन ने क्या थ्योरी दी, लेमार्क ने क्या थ्योरी दी, वो सारा इसके अंदर पढ़ोगे। नाउ आप पढ़ोगे थर्ड यूनिट जो पढ़ोगे इसमें, थर्ड यूनिट जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है इसमें वो पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे कैसे यूज हुआ आपने। सेकंड में इसके पढ़ोगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के बारे में आप बेटा क्या पढ़ोगे, एप्लीकेशंस के अंदर आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी जो है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टअप कहाँ से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी का लेटेस्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी में जो एक कंप्लीट प्रोसेस है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप पहले जीन सेलेक्ट करते हो, उसे आइसोलेट करते हो, फिर मॉलिक्यूलर सीजर से उसे कट करते हो, उसके बाद उसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हो, लाइगेंज एंजाइम से ज्वाइन करते हो, आफ्टर दैट रेप्लिकेशन करते हो। वो पूरा प्रोसेस पढ़ोगे इस बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आपने इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, टोटल स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन क्या है, ये सारा इसके अंदर पढ़ोगे। एप्लीकेशन के अंदर आप पढ़ोगे कि आपने देखा होगा जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, इसका क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कैसे बने। और दूसरा पढ़ोगे आप इसका जो एप्लीकेशन है वो किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, यानी एनिमल्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या आप कैसे कैसे एनिमल्स के अंदर चेंज कर सकते हो, हाइब्रिड स्पीशीज जैसे डॉली शीप बनाई थी उसका, आजकल जो ट्रांसजेनिक माइस बन रहे हैं उनके बारे में। तो ये सारी चीजें पढ़ोगे आप एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, इसमें से एक जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली वो या तो आएगा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसमें जो आप पढ़ोगे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस वगैरह जो टेक्निक्स पढ़ोगे उनकी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशन के अंदर जो मेनली आएगा वो क्या आएगा कि एप्लीकेशन में पेस्ट रेजिस्टेंस, बीटी कॉटन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और जितनी भी वैक्सीन वगैरह ये इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का इसके अंदर रोल क्या है वो पूरी की पूरी यूनिट पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे इकोलॉजी। ठीक है,
ये मेन यूनिट्स बता रही हूँ, इसके बीच में शायद एक यूनिट और है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो बताऊंगी भी। इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, कि ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर के बारे में, ठीक है। फिर इस इकोलॉजी पूरी यूनिट में आप पढ़ोगे कि क्या बोलते हैं, इकोलॉजी में आप पढ़ोगे कि पॉपुलेशन का इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट कैसा है, कितने टाइप के डिफरेंट, कितने टाइप के पिरामिड्स बन रहे हैं, ठीक है, कितने टाइप के ग्राफ्स बन रहे हैं, इनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज क्या है, नीचेज क्या है, ये पूरा इस इकोलॉजी यूनिट में आपके 3 चैप्टर है और तीनों के बारे में आप पढ़ोगे। एक यूनिट और आ गई है, वो है ह्यूमन वेलफेयर इन माइक्रोब्स। इसके अंदर आप पढ़ोगे कि ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का रोल क्या है ना। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट का नाम है। तो ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या रोल है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, ह्यूमन डिजीजेस क्या क्या है, ह्यूमन डिजीज में आप क्या क्या पढ़ोगे कि ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे है, इम्यूनिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। उसके अलावा ह्यूमन डिजीज में आप पढ़ोगे कि मलेरिया की लाइफ साइकिल, यानी किसकी लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे किन किन 2 होस्ट सेल के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर एलिफेंटियासिस डिजीज क्या है, मतलब ह्यूमन में जितनी भी डिजीज है उन सब के बारे में इस यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है। उसके लैक ऑपरेंट वगैरह क्या है, ठीक है, कैसे इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो बायोलॉजी है उसका यूज हो रहा है, ठीक है। कि आप जैसे देखते हो कि जो नॉर्मल बायोलॉजी होती है ना, नॉर्मली कैसे कैसे आप बीवरेजेस बनाते हो, ठीक है, ईस्ट का क्या रोल है, ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर पढ़ोगे। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें कौन कौन से चैम्बर होते हैं, कितने पार्टीशंस होते हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन वेलफेयर है ना के अंदर या बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट के अंदर पढ़ोगे। इकोलॉजी के अंदर आपके मेनली 3 चैप्टर्स है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के आपको इस बायोलॉजी में कितने पढ़ने हैं, 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं 12th के लिए, ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग। एचबीएसई और अदर राजस्थान बोर्ड, इनमें शायद 1-2 चैप्टर का फ्लक्चुएशन है, वो मैं आपको टाइम के साथ बताती जाऊंगी। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका होगा 70 मार्क्स का, ठीक है। और 12th की बायोलॉजी इज वेरी वेरी इजी, है ना। तो 12th की जो बायोलॉजी है उसके अंदर आपको 70 में से आप आराम से 60 to 65 मार्क्स तक इजीली गेन कर सकते हो, क्योंकि जो यूनिट्स आपने देखी, रिप्रोडक्शन आपने 10th में पढ़ा था, उसी का थोड़ा सा इलोबरेट फॉर्म पढ़ोगे। बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए नया है, ठीक है। इकोलॉजी आपने 10th में भी एक चैप्टर पढ़ा था एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। जो ह्यूमन वो क्या कहते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें लास्ट में आपने डिकम्पोजर्स, फूड वेब, फूड चेन, वो वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरा आ जाएगा। दूसरी बात, मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो जेनेटिक्स में आपने हेरिडिटी यूनिट पढ़ी थी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन 10th में कट था, बट हेरिडिटी आपने पढ़ी थी। तो जेनेटिक्स का बेस क्या है, कुछ आपने 11th में पूरी 11th जो है वो क्या है, बेस है बेटा। तो 12th जिसने 11th बहुत अच्छे से कर लिया, 11th में आपको भी पता है कि आपने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा आपने ये पढ़ा क्लासिफिकेशन क्या होता है, एनिमल्स में अलग, प्लांट्स में अलग। तो बेस क्या था बायोलॉजी का, वो आपने 11th में पढ़ा। 12th की जो बायो है वो 11th से बहुत बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, चीजें बहुत इजी है, मतलब डेली लाइफ में आप देखते हो, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में देखते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको एंजियोस्पर्म्स में पढ़ना है। उसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आप 10th में पढ़ चुके हो, क्योंकि हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरी की पूरा एक चैप्टर था, जिसको अब क्या कर दिया गया, थोड़ा इलोबरेट कर दिया गया है। यानी वो जो पूरा चैप्टर था वो अभी 12th में आके 3 चैप्टर्स के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। तो थोड़ा सा क्या पढ़ा है, सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा है, बाकी जो इजीनेस है 12th के सिलेबस की, जो इजीनेस है वो बहुत इजी है। अगर आप 11th से कंपेयर करोगे तो 12th में जब खुद देखोगे, मतलब धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो खुद को रियलाइज होगा कि कुछ यूनिट लाइक इकोलॉजी को आप खुद से रीड करोगे, मतलब खुद से भी अगर एनसीईआरटी से 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी उस फर्स्ट यूनिट का रिप्रोडक्शन का फर्स्ट जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, या कह लो कि रिप्रोडक्शन क्या है, गिव बर्थ टू न्यू यंग वंस, ठीक है, गिव बर्थ टू न्यू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी बताती हूँ। देखो बेटा, लाइफ स्पैन होता है, हर पर्सन का एक लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि जो भी पर्सन इस दुनिया में आया है वो क्या होगा, वो एक ना एक दिन क्या होगा, खत्म भी होगा। तो लाइफ स्पैन जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ,
यानी जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। तो हर इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, तो ये क्या है, लाइफ स्पैन है। अब लाइफ स्पैन की कंटिन्यूटी मतलब किसी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए आप क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का कोई भी पोर्शन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसीलिए उसे मैं स्किप कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा इंट्रो दूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सिंगल पेरेंट नीडेड होता है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अंदर आइडेंटिकल क्लोन्स फॉर्म होते हैं, यानी आइडेंटिकल क्लोन्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स फॉर्म होते हैं, वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। ये लोअर कैटेगरीज के प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है, नॉर्मली, या फिर एनिमल्स के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है। मेनली मेल और फीमेल गैमेट्स चाहिए होते हैं। मोनोशियस प्लांट है तो अलग अलग होंगे, डायोशियस प्लांट है तो एक ही प्लांट के अंदर दोनों क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होती है। वेरिएशन यानी कि जीनोम जो होता है, एग्जैक्ट कॉपी या आइडेंटिकल कॉपीज अपने पेरेंट्स की फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा इस जो चैप्टर है उसके अंदर और क्या क्या पढ़ोगे आप, देखो मेनली जो मैं है इंट्रोडक्शन में अगर दूं तो इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन में पहला प्रोसेस क्या होता है, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोले, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलूं मैं, या फिर बोलूं मैं गैमेटोजेनेसिस, क्या बोलूं, गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की बात करूं मैं थोड़ी सी, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बेटा देखो, अगर गैमेट्स सिमिलर है, यानी जैसे लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, गैमेट्स सेम होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, आइसोगैमी, ठीक है। जिनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका साइज सिमिलर होते हैं, वो अपीयर दिखाई भी एक जैसे देते हैं। ये किसमें होता है, कुछ सम एल्गीज में होता है, लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में होता है, तो मेनली आप इसका एग्जांपल ले सकते हो एल्गी में, ठीक है। दूसरी बात है, अब गैमेट्स का फॉर्मेशन अगर डिफरेंट तरह से हो रहा है ना, तो वो कौन सी होगी, एनाइसोगैमस प्लांट्स होंगे, ठीक है। कौन से प्लांट्स होंगे, एनाइसोगैमस प्लांट्स होंगे। एनाइसोगैमस के अंदर क्या होता है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम का फॉर्मेशन क्या होता है, अलग होता है, एनाइसोगैमस, ठीक है। एनाइसोगैमस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एंथर का स्ट्रक्चर और ओवरी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उनके साइज डिफरेंट होते हैं। जो एंथर है उसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जो आपका गाइनोशियम है या फिर ओवरी का फॉर्मेशन है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आप गैमेट्स का फॉर्मेशन पढ़ोगे, गैमेट्स में आप एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और थोड़ी सी बात करूं तो फ्लावर आपने देखा होगा, फ्लावर क्या है, प्लांट का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फ्लावर किन किन के अंदर होता है, यहाँ पे आपको मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट है वो पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स। कौन से पढ़ने हैं, एंजियोस्पर्म्स। लास्ट ईयर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एल्गी, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा ना लास्ट टाइम। फिर क्या पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट में पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म्स, यानी जिनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है बेटा, फ्रूट के अंदर होता है ना। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, यानी गैमेट्स में आप पढ़ोगे कि एंथर का फॉर्मेशन कैसा होता है, एंथर में कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे एंथर मैच्योर होता है, उसका डाइसेंस कब होता है, ये सारी चीजें पढ़ोगे। उसके बाद आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे किसका फॉर्मेशन, ओवरी का, कि मेटाकार्पलरी है, कैसे ये ओवरी है, ठीक है। और ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरी में कितनी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओवरी में ओव्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये पढ़ोगे। वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट होते ही आप उसके बाद पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, है ना। इससे पहले आप इसमें थोड़ा सा पॉलिनेशन का टॉपिक भी पढ़ोगे, पॉलिनेशन के टाइप पढ़ोगे, ठीक है, सेल्फ और आर्टिफिशियल या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ोगे, गिनेटोगमी, जिनोटोगमी, ठीक है। तो ये सारे जीनोगैमी, तो ये गिनेटोगमी, जीनोगैमी, ये सारे टाइप्स पढ़ोगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आप पढ़ोगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ोगे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे हो रहा है, कैसे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद आप पढ़ोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होगा कि क्या हो जाएगा,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन अगर इसको ह्यूमन के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं तो यहाँ पे भी वहां पे भी क्या पढ़ोगे, स्पर्म और ओवरी का फॉर्मेशन पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, फिर फर्टिलाइजेशन में सेम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होगा, उसके बाद में एम्ब्रियो कैसे होगा, उसका ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे आप पढ़ोगे गेस्टेशन पीरियड जो है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के अंदर वो पढ़ोगे, और प्लांट्स के अंदर क्या पढ़ोगे, सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होती है, इस चैप्टर के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के बाद आप देखोगे कि एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, एम्ब्रियो से फीटस कैसे बन रहा है, फीटस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पार्चुरेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे। उसके अलावा जो थर्ड चैप्टर है इसमें आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ोगे, उसके अलावा आप पढ़ोगे कि कौन कौन सी डिजीजेज होती है, जैसे एड्स है, सिफेलिस है, गोनोरिया है, इनके बारे में आप पूरा कंप्लीटली पढ़ोगे। ठीक है, तो इस यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप जब एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर फ्लावर के अंदर आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर कंप्लीट, जब फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लावर के कंप्लीट फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है। ठीक है, इनके अदर नाम क्या है, कैलिक्स को सेपल्स बोलते हैं, कोरोला को पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी एंथर का फॉर्मेशन। ठीक है, एंथर, उसके अलावा इन्हें पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। उसके अलावा गाइनोशियम का फॉर्मेशन, गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं, ओवरी भी बोलते हैं, यानी ओवरी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये इनका अरेंजमेंट जो है फ्लावर में, वो क्या कहलाता है, वो वोल्ट कहलाता है। ठीक है, फ्लावरिंग वोल्ट कहलाता है, कंप्लीट वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अब फ्लावर कहां से बनता है, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। क्या है, मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, उसके अलावा आप इसके बाद इसमें देखोगे कि जो कैलिक्स है उसका फंक्शन क्या है। कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है कि जब बड ग्रो कर रही होती है तो उसके अंदर क्या करना है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना, और क्या करना है, जो बड है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। उसके अलावा मैं बात करूं कोरोला यानी सेपल्स का क्या काम है, तो जब वो बड होती है तो जो असेंशियल वोल्ट्स होते हैं यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम का जो डेवलपमेंट होता है उसे क्या करना, प्रोटेक्ट करना है ना, आउटर जो एनवायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट रखना, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं तो क्या ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो। दूसरी बात, उसके अलावा आप और क्या पढ़ोगे कि इसमें और क्या देखोगे कि फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, मेल और फीमेल क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और पेटल्स क्या काम करते हैं, पेटल्स क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनेटर्स ही ना, मतलब पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो फ्लावरिंग प्लांट्स है यानी एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये पढ़ोगे। उसके बाद में आप देखोगे कि जो ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें अगर आप ऑर्नामेंटली आप क्या कर रहे हो, आप ऑर्नामेंटल के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए यूज कर रहे हो तो उसे ग्रो करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो इस यूनिट के अंदर पूरा आप ये डिटेल्ड में पढ़ोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने दे दिया आपको, किस तरह से पढ़ना है आपको। पूरे साल में कितनी यूनिट्स होंगी, 4 यूनिट है मैक्सिमम, 13 चैप्टर्स हैं, और इन 4 यूनिट्स को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और डेली बेसिस पे क्लासेस लाने की ट्राई करेंगे। तो आप क्या करें कि पहले इंट्रोडक्शन जितना दिया है मैंने उस पर फोकस करें। आप लोगों के स्कूल में अब 11th का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो चुका होगा, आप लोगों ने बुक्स देख ली होंगी। ठीक है, एनसीईआरटी प्रेफर करना बेटा, एनसीईआरटी में से 70% जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही होता है। आप कोई भी सप्लीमेंट बुक पढ़ रहे हैं उसके साथ, चाहे प्रदीप पढ़ रहे हैं, चाहे आप फिंगर टिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं या मॉडर्न एबीसी को प्रेफर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी से उठ के आते हैं। तो मैं एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करूंगी। ठीक है, गाइड साथ में आपको ये बताती रहूंगी, गाइड करती रहूंगी कि साथ में किस बुक से कौन सा टॉपिक इजी है तो उससे आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा इन 13 चैप्टर्स में से मैं बता रही हूँ 70 मार्क्स में 30 तो आपका प्रैक्टिकल ही होते हैं, 12th के प्रैक्टिकल भी 11th से काफी ईजी है। ठीक है, तो वो 32 आउट ऑफ 30 आपको लेना बहुत इजी है। यहाँ पे 70 में से हमारा मेन टारगेट रहेगा कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करें, वेल एंड गुड है, लेकिन ये है कि 60 प्लस ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। तो इसलिए आप रेगुलर बने रहिएगा। ठीक है, कंटिन्यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।